सुंदर बस्ती नामक गांव में रतनलाल नाम का आदमी अपने साले मनोहर के साथ रहता था। रतनलाल की बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वो अपने साले से घर का और बाहर का सारा काम करवाता। अरे ओ मुन्नो, जरा बाजार से सब्जी तो ले आना। ठीक है जीजाजी। घर के सारे काम करवा कर भी रतनलाल मनोहर को ठीक से खाना तक नहीं देता। कभी कभी तो बेचारा भूखे पेट सो जाता। एक दिन रतनलाल ने खाने के लिए बाजार से मुर्गी मंगवाई। मनोहर मुर्गी लेकर आ रहा था, पर रास्ते में ही मुर्गी फड़फड़ाकर उड़ गई। मनोहर ने बहुत पकड़ने की कोशिश की, पर वह हाथ न आई। जीजाजी, वो मैं जब मुर्गी ला रहा था ना, तो मुर्गी उड़ गई। क्या तुमने मेरे 200 का नुकसान कर दिया? तुमसे एक छोटी सी मुर्गी भी संभली नहीं गई। इस तरह रतनलाल ने मनोहर को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तब मनोहर बेचारा भूखा प्यासा गांव के बाहर एक पत्थर पर जाकर सो गया, और सोते हुए उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। पत्थर हटाकर अंदर आओ, पत्थर उठाकर अंदर आओ। सपने में यह आवाज सुनकर वो एकदम चौंक कर खड़ा होता है। ये कैसा सपना है, और मुझसे कोई पत्थर हटाने क्यों कह रहा था? तो मनोहर पत्थर उठाकर देखता है कि एक सुरंग जमीन के अंदर जा रही है। तो मनोहर भी उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ लगा है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। अरे, कौन है? मुझसे कौन बात कर रहा है? अरे बेटा, मैं पेड़ हूँ। और जादुई पेड़ मनोहर को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है। अब मनोहर की जिंदगी बदल जाती है। मनोहर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, नई गाड़ी और राशन की नई दुकान खोल लेता है, और उस पेड़ की पूजा करने सुबह शाम जाता है। रतनलाल ये सब देखकर सोचता है, अरे इस गधे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसको तो मैंने घर से भिखारी के जैसे निकाला था, पर ये तो माला माल हो गया। पता करना पड़ेगा। और एक दिन जब मनोहर पेड़ की पूजा करने जाता है, तो रतनलाल देखता है कि मनोहर जमीन के अंदर किसी सुरंग में जा रहा है। तो इस सुरंग में ही कोई राज है। और रतनलाल मनोहर का बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मनोहर बाहर आकर अपने घर की ओर चला जाता है, मौका पाकर रतनलाल उस सुरंग में घुस जाता है और देखता है, ओ बाप रे, ये तो सोने का पेड़ है। तो मेरे साले साहब के अमीर होने का ये राज है। अगले दिन रतनलाल अपने साथ एक कुल्हाड़ी और आरी लेकर आता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, दुष्ट आदमी, पेड़ को काटा नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है। तुम्हें काट कर घर ले जाऊंगा, फिर वहीं तुम्हारी पूजा करूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। और पेड़ को काटने लग जाता है। तभी अचानक पेड़ वहां से गायब हो जाता है और रतनलाल निराश मन से घर को लौटता है। तो देखता है कि उसका घर टूटकर गिरा होता है और उसे बहुत नुकसान हो जाता है। और रतनलाल को ये समझ आ जाता है कि उसने क्या क्या गलती की है। जब मनोहर पूजा के लिए सुरंग में जाता है, तो पेड़ वापस जैसे का वैसा हो जाता है और खुशी खुशी पूजा करके वापस आता है। अब मनोहर की जिंदगी खुशहाली से भर गई है। बड़ी कुल्हाड़ी रिस्टोरेशन। सुरेंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव के आखिर में एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान का रखवाला मल्लेश मुर्दों के लिए कब्र खोदा करता था, और वहां आए हुए लोग जो पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका बेटा और बेटी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। एक दिन दोनों बच्चे खाना ना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ चिटमा उन्हें मना रही थी खाना खाने के लिए। इतने में मल्लेश आता है। बच्चे मल्लेश को गुस्से से देखकर रूठ जाते हैं। मल्लेश पूछता है, क्या हुआ? क्या हुआ चिट्टी? रोज काम में जाकर आते ही बच्चे मेरे गले लग जाते हैं। आज नहीं आए, इसका मतलब वो गुस्से में है। ये बात मैं जान गया। क्यों, सही है ना? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं, तो मुझे 500 रुपए दो, तभी मैं तुमसे बात करूंगी, नहीं तो नहीं। ये हुई ना बात। तुम हो मेरी असली बेटी। मैं भी जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आते, तब तक गड्ढा नहीं खोदता।
और यहाँ तुम कह रही हो कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तुम बात नहीं करोगी। ठीक है बेटी, ये बताओ कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? बच्चे गुस्से से बिना बात किए अंदर कमरे में चले जाते हैं। यह देख मल्लेश अपनी पत्नी से पूछता है, क्या बात है चिट्टी, बच्चे क्यों रूठ गए हैं? वो लोग 1,000 रुपए मांग रहे हैं। कमरे में गए बच्चे चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ा होकर यह सुन रहे थे कि पिताजी उनके 1,000 रुपए के लिए क्या कहेंगे। इस बात को मल्लेश जान लेता है और वो कहता है, क्या 1,000 रुपए? इसका मतलब है मुझे एक दिन में गांव में 4 गड्ढे खोदने होंगे, तब जाकर 1,000 रुपए मिलेंगे। वैसे उन लोगों को इतने पैसे की क्यों जरूरत है? वो बच्चों को स्कूल में टूर पर ले जा रहे हैं। एक बच्चे के 500 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो हमारे बच्चे उस टूर पर जाना चाहते हैं, क्यों बच्चों? हाँ पिताजी। ऐसा कहकर दोनों बच्चे मल्लेश के पास भाग कर आते हैं। मल्लेश बच्चों को 1,000 रुपए देने का वादा करता है। बच्चे खुशी से अपने साथियों के साथ टूर पर जाने का सोचते हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है, एक भी मुर्दा नहीं था। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। यह देख मल्लेश बहुत उदास हो जाता है। हे शिव जी, आपका ही भरोसा है, मुझे कोई मार्ग बताइए। ऐसा कहकर वो शिव जी से प्रार्थना करता है कि एक आदमी छाता पकड़े हुए मल्लेश के घर आता है और मल्लेश को पुकारता है और कहता है कि उसका पिता मर गया और मल्लेश को गड्ढा खोदना है। मल्लेश उस आदमी को हाँ कर देता है। वो आदमी मल्लेश को पैसे देकर वहां से चला जाता है। मल्लेश उस बारिश में ही गड्ढा खोदने लगता है। उस गड्ढे में उसे एक पुरानी जंग लगी हुई कुल्हाड़ी मिलती है। वो उस कुल्हाड़ी को लेकर घर आता है। उसकी पत्नी कुल्हाड़ी देखकर कहती है, ये खराब हुई कुल्हाड़ी का क्या करोगे? रहने दो चिट्टी, इस कुल्हाड़ी को ठीक करवा कर मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट लूंगा और उन्हें बेचूंगा। एक काम पर ही रहने से पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसकी पत्नी को भी वो बात ठीक लगती है। एक दिन मल्लेश वो कुल्हाड़ी लेकर गांव के बाहर एक छोटा सा डेरा डाले हुए कुल्हाड़ी बेचने वाले के पास जाता है। मल्लेश उस आदमी को उस मिट्टी में मिली हुई कुल्हाड़ी को दिखाता है। इस कुल्हाड़ी को ठीक करना है भाई। वो आदमी उस कुल्हाड़ी को लेकर उसे गर्म करता है और उस पर हथौड़े मारने लगता है। जैसे ही वो मारता है, उस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ जंग निकल जाता है और वह सोने के रंग में चमकने लगती है। जैसे जैसे वो आदमी उस कुल्हाड़ी पर मारता जाता है, उसमें से पैसे आने लगते हैं। वो दोनों उस कुल्हाड़ी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। जैसे वो हथौड़े से मार रहा था, पैसे आ रहे थे। तो पैसे बांट लेते हैं, ये बात तुम किसी से मत कहना। ऐसा कहकर मल्लेश उस आदमी से वादा लेता है। उन पैसे और कुल्हाड़ी को लेकर वो घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। बस कुछ ही दिनों में मल्लेश एक नई गाड़ी और घर खरीद लेता है और वो कब्रिस्तान की रखवाली का काम छोड़ देता है। गांव वाले यह सब देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ऐसा कहकर लोग बातें करने लगते हैं। मल्लेश किसी को कुछ नहीं बताता। गांव वाले भी इस बात को छोड़कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक बार मल्लेश के घर में 2 चोर आते हैं और पैसे देने वाली कुल्हाड़ी को देखकर उसे चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं। तब अचानक से वो कुल्हाड़ी एक कंकाल में बदल जाती है और हंसने लगती है। यह देख दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। लालची बस वाला। सीतापुरम नाम के गांव में किरण नाम का एक बस ड्राइवर रहता था। वो हमेशा बस को बस स्टैंड में रखकर सो जाता था। बेचारे लोग बस के लिए इंतजार करते रहते थे। एक दिन एक आदमी कहता है, आज शहर जाकर मेरी बेटी की कॉलेज फीस भरनी है। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ मर गया। हाँ, मुझे भी बैंक में लोन भरना है। आज आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं भरे तो बैंक वाले मेरा खेत जब्त कर देंगे। ये ड्राइवर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। इस तरह लोग ड्राइवर की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। एक तो किरण देरी से आता था, ऊपर से बस को बहुत आहिस्ते से चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि साइकिल पर जा रहे लोग बहुत तेजी से चले जाते थे, पर किरण की बस आहिस्ते से चलती थी। क्यों भाई, कभी तो वक्त पर आया करो, इतनी देरी से क्यों आए? ये मेरी अपनी बस नहीं है जो वक्त पर आ जाऊं। आरटीसी वालों ने वक्त बनाया है, उसी वक्त पर आना पड़ेगा। यह सुनकर सारे लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक दिन उस गांव में एक इंस्पेक्टर आता है। वो बस का इंतजार कर रहा था और पास में खड़े मुसाफिर से वो पूछता है, क्यों भाई, बस का वक्त हो रहा है, अभी तक बस क्यों नहीं आई? क्या आप इस गांव में नए आए हो?
यहाँ ड्राइवर की जब मर्जी हो तभी आएगा वो। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया क्या? कंप्लेंट देने से क्या फायदा, कोई सुनने वाला हो तो ना। ठीक है, मैं पैदल चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर बस स्टैंड जाकर देखता है, वहां किरण पेड़ के नीचे गराड़े मारे हुए सोए रहता है। तनख्वाह तो सही पर लेता है, काम करने में इतनी लापरवाही, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। किरण नींद से जागकर देखता है तो वहां बस नहीं थी। अरे बाप रे, मेरी बस कहाँ चली गई? अब मैं ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं? मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा गांव ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बस कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते थक जाता है। आखिर में वह बस स्टॉप में आकर खड़ा होता है कि तभी दूसरा ड्राइवर बस चलाते हुए आ रहा था। यह देख किरण बस को रोकता है। ये मेरी बस है, तुम कौन हो? चलो पुलिस स्टेशन। तुम कौन हो? मुझे आज ही इसका ड्राइवर नियुक्त किया गया है। पर ऐसे कैसे? मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर ऑफिसर से बात करो। ऐसा कहकर वो बस लेकर वहां से चला जाता है। किरण ऑफिसर के पास जाता है। वह इंस्पेक्टर को देखकर किरण कहता है, सर, मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? मैं बहुत सही वक्त पर बस चलाता हूँ, यह बात आपको भी मालूम है। हाँ, मालूम है कि तुम कितने वक्त के पाबंद हो। तुम्हारी वजह से एक किसान वक्त पर लोन ना भरने के कारण उसकी खेती बैंक वालों ने जब्त कर ली। एक आदमी के सही वक्त पर उसके बेटे की फीस भर नहीं पाया। तुम्हारे वजह से लोग कहीं भी सही वक्त पर नहीं जा पा रहे हैं। सर, ये पुरानी बस है, तेजी से बस को चला लूंगा तो खतरे में पड़ सकती है, इस वजह से मैं धीरे चलाता हूँ। हाँ, तुम दिन के वक्त भी सोते रहते हो, पर इल्जाम बस पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें सोते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसा कहकर वो अपने फोन में किरण की सो रही वीडियो किरण को बताता है। किरण कहता है, सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, सही वक्त पर बस चलाऊंगा सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। सुबह सवेरे उठकर बस को क्लीन करके मुझे दिखाना होगा। अगर तुम्हारे बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया तो मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लूंगा। इंस्पेक्टर के यह कहते ही किरण वहां से चला जाता है। अगले दिन से किरण हर दिन सुबह उठकर बस को क्लीन करता और वक्त पर सारे काम कर लेता। उसमें आए बदलाव को देखकर इंस्पेक्टर फिर से उसे काम पर रख लेता है।